फेयरवेल, वो वेलकम, फ्रेशर पार्टी। और हम तो थोड़ा सा और भी हमारी डिमांड रहती थी क्योंकि मैं गाना गाता था। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। 3 महीने में हम चुनाव लड़के आ गए और चुनाव हार भी गए। फ्री और रेवड़ी दो अलग अलग चीज है। बैक सीट पर केजरीवाल जी से आपका कोई इंटरेक्शन कभी हुआ हो? मैं एक बार उनके घर गया था शिष्टमंडल लेके। वो 250 आदमी बिठा के रखे थे और हम लोगों पे अटैक हो गया उनके सीएम आवास में। ये कौन लोग हैं जो नाराज हैं? वैसे नाराजगी किस बात पे है? देखो, टिकट में तो हमेशा थोड़ी सी नाराजगी होती है। जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का है उतना ही अधिकार मनोज तिवारी का भी है। बीजेपी के अंदर कोई गलती किया तो उसको सॉरी बुलवाया भी जाता है और सॉरी बोल भी देता है। दूसरी किसी पार्टी में शायद ही ऐसा एग्जाम्पल देखा जाता है। Hello and welcome everyone. An artist first, a politician later. The superstar of Bhojpuri cinema, but also BJP MP from Northeast Delhi. We have Manoj Tiwari here with us. We will talk about Delhi elections, whether he will become chief minister or not for Delhi, but also try to know the leader beyond politics. Hello Manoj ji. हाय समीक्षा। आप आ रहे हैं अभी कैंपेन से, कैसी चल रही है दिल्ली में तैयारी बीजेपी बहुत की? अच्छा चल रहा है। आज मैंने 9 कार्यक्रम किए हैं 5 विधानसभा में, और जो हमें लोगों का फीडबैक मिल रहा है, जिस तरह से बात कर रहे हैं लोग, जो नाराज लोग भी जिस तरह से मान रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि हम 27 साल का जो गैप है वो इस बार खत्म हो सकता है। 27 साल का जो गैप है वो अब भरा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी पे दिल्ली के लोगों का विश्वास दिखने लगा है। ये कौन लोग हैं जो नाराज हैं? वैसे नाराजगी किस बात पे है? जिनको टिकट नहीं मिल पाया, वो आकांक्षी वो भी थे। देखो, टिकट में तो हमेशा थोड़ी सी नाराजगी होती है, और जब पार्टी जीतने वाली हो ना तो नाराजगी और भी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि सबको रहता है ना कि बस हमें टिकट मिल जाए, पार्टी जीत रही है, हम विधायक बन जाए। तो बनेगा तो कोई एक ही, एक पार्टी से, तो बाकी लोग, बहुत लोग एकदम 19-20 या कभी कभी तो 2-3 लोग एकदम समान हो जाते हैं। चुनना तो एक ही है, तो बाद में उनको थोड़ा सा उनका मन ठीक करना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, थोड़ा पार्टी का जो बड़ा लक्ष्य है वो बताना पड़ता है, वही लोग ऐसे होते हैं। बाकी पार्टीज का थोड़ा बहुत आइडिया है कि कौन कैंडिडेट है चीफ मिनिस्टर के लिए? बीजेपी ने अभी बिल्कुल क्वेश्चन मार्क करके रखा है, आपका भी नाम आया, लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। आप कुछ थोड़ा बता सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तो किसी ने भी फेस नहीं दिया, किसी पार्टी ने। हमने भी, भारतीय जनता पार्टी ने फेस नहीं दिया। हम चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे अच्छा, कि कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर। तो ये हमारा भारतीय जनता पार्टी ये बहुत लंबे समय से ऐसा कर रही है। शायद मैं अगर थोड़ा सा याद दिलाऊं इंडियन एक्सप्रेस फोरम से, तो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी सीएम बने थे तो भी फेस नहीं थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बने, वो भी फेस नहीं थे। हरियाणा में खट्टर साहब बने, वो भी फेस नहीं थे। देवेंद्र फडणवीस जी बने, वो भी फेस नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है कि आओ पहले हम सभी मिल करके लड़ते हैं, फिर एक का सिलेक्शन हो जाएगा, अब वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। और आपको क्या लगता है, जब आप मतलब पार्टी के जो लीडर्स हैं वो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो सही नहीं होती, जैसे अभी बिधूड़ी जी का कमेंट आया था, तो जब ऐसा कुछ हो जाता है तो पार्टी कैसे डील करती है? मतलब क्या स्टैंड लेती है, कैसे उस पर रिएक्ट करती है? आपका क्या रिएक्शन है? हमारी पार्टी में इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाता। अच्छा। कभी कभी किसी से गलती से निकल जाता है, कभी कभी किसी से अति उत्साह में कुछ बात निकल जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी के ट्रेडिशन के अनुसार, कल्चर के अनुसार वो फिट नहीं बैठता।
तो पार्टी सीधे कहती है नहीं आप इस पे सॉरी बोलो। और बीजेपी के अंदर कोई गलती किया तो उसको सॉरी बुलवाया भी जाता है और सॉरी बोल भी देता है। दूसरी किसी पार्टी में शायद ही ऐसा एग्जाम्पल देखा जाता हो। लेकिन आप लोग कंडेम नहीं करते इमीडिएटली कि नहीं ये गलत है, बिल्कुल साफ नहीं बोलते लीडर्स कि हाँ गलत है, यही नैरेटिव आप लोग करते हैं कि चलो माफी नहीं नहीं, अगर हम खेद व्यक्त कर रहे हैं, हम क्षमा मांग रहे हैं, तो मीन्स कि वो गलत है। और सजा? अब देखो, अगर कोई गलती ऐसी है कि क्षमा मांग ले, देखो वाणी से हुई गलती के लिए क्षमा मांगा जा सकता है। अब जैसे अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल को सीएम ऑफिस में पिटवा दिए, अब उसका क्या क्षमा मांगोगे? गलतियां भी कई तरह की होती हैं, स्लिप ऑफ टंग होती है, हीट ऑफ द मोमेंट होता है, या कभी कभी हम जो बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं है कि इसका कितना बड़ा अनर्थ है वो, तो उसमें तो सॉरी बोल सकते हैं समीक्षा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कैसे सॉरी बोलेंगे जिन्होंने अपने पार्टी के एक महिला को, स्वाति मालीवाल जैसी महिला को, जो दिल्ली के कंसर्न पे हमेशा लगभग अच्छा पक्ष रखती हैं, उनको अपने सीएम हाउस में बुरी तरह पीटना, मतलब इसका तो याद करते समय और उनका एफआईआर पढ़ते समय मन सिहर जाता है कि ये कैसे लोग हैं। उस पे अफसोस भी नहीं व्यक्त किया इन लोगों ने। आएंगे फिर से दिल्ली इलेक्शंस पे, बट अभी चलते हैं थोड़ा बनारस में और आपका वक्त वहां पे जो गुजरा है, कैसा था आपका वक्त, कुछ बताइए उसके बारे में। अरे मत पूछो, वो बनारस, वो मांगी हुई साइकिल, वो एक साइकिल पे 3-3 लोगों का बैठ के कॉलेज जाना, वो फेयरवेल, वो वेलकम, फ्रेशर पार्टी, और हम तो थोड़ा सा और भी हमारी डिमांड रहती थी क्योंकि मैं गाना गाता था। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना, बीएचयू वाले विश्वनाथ मंदिर, गंगा जी के किनारे जाना, दोस्तों के साथ नदी के उस पार जाना, बालू पे बैठना, सीढ़ियों पे बैठ करके घंटों गंगा जी की लहरों को देखना, ये सब कभी भूल सकता है क्या? नहीं। फिर आपका करियर शुरू हुआ, आपने म्यूजिक बनाना शुरू किया और आप सबको पता है कि आप भोजपुरी सुपरस्टार हैं। उसके बाद पॉलिटिक्स में कैसे, कब शिफ्ट हुए और समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया आपने, तो क्या अट्रैक्ट किया आपको उस पार्टी के तरफ? नहीं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना हमारा एक लाइफ का एक अचानक निर्णय था, और वो निर्णय मैं खुद नहीं लिया, यूं समझ लो कि ऐसा ऑफर आया और ऐसे लोगों के द्वारा आया कि मैं ना नहीं कर सका। पर वो हमारी मैच्योरिटी वो नहीं थी उस समय। लेकिन वो मैं चुनाव लड़ने गया था, कोई मैं समाजवादी पार्टी का बहुत दिन से सदस्य नहीं था, मैं तो एबीवीपी का सदस्य था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो हमको चुनाव लड़ाया गया, इट वाज 3 months अफेयर। हम चुनाव लड़ने गए, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी से मिले, बहुत लोगों से, शिवपाल यादव जी, राम गोपाल यादव जी, क्योंकि हमको ले जाने वाले अमर सिंह जी थे, तभी अखिलेश जी थोड़े उस समय तो उतने फ्रंट पे नहीं थे वो। तो फिर 3 महीने में हम चुनाव लड़ के आ गए और चुनाव हार भी गए। लेकिन उस दौरान 3 महीने में जो लोगों की बातें सुनने को मिली, जो एक पुकार थी, लोगों की जो अपेक्षा थी लीडर से, उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया कि भाई अच्छे लोगों को भी, अदर फील्ड के लोगों को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और फिर मेरा, चूंकि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काशी हिंदू विश्वविद्यालय सदस्य था, वही हमारा
मूल आइडियोलॉजी था राष्ट्र प्रथम, फिर ये सब भी समझ में आया कि जहां मैं हूं वहां राष्ट्र प्रथम नहीं है, पार्टी प्रथम है। कोर्स से आप बीजेपी की तरफ ही थे, फिर आपको पता चला कि हाँ, क्या होता है, आपको कई जगह बैठना पड़ता है जीवन में, तो पता चलता है कि इस दोस्त की फीलिंग क्या है, इस दोस्त की फीलिंग क्या है। समाजवादी पार्टी भी मेरे लिए दोस्त की तरह ही थी, मगर लगा कि समय के साथ कि हमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलना चाहिए। तो मैं उस दौर में आया ना जब नरेंद्र मोदी जी की बज थी। हमें भी एक प्रोग्राम में हम मिले, और प्रोग्राम में मिलने के बाद मेरे पास एक वीडियो है जिसको मैं अक्सर सुनता हूं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए ऐसे शब्द कहे कि उसको सुनने के बाद कौन आदमी होगा जो पॉलिटिक्स की उनके साथ नहीं चल देगा। तो वो एक था, अब जैसे ये एक वीडियो है। गुजरात की धरती पर आपका स्वागत है, और इसलिए गुजरात में सबका स्वागत भी है और सबका सम्मान भी है। गुजरात पर जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का है, उतना ही अधिकार मनोज तिवारी का भी है, उतना ही अधिकार। ये तो काफी पुरानी वीडियो लग रही है, 2012 की है, 2012। जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, मेरी नरेंद्र मोदी जी से भेंट हुई थी। अब आप सोचो, इतना चर्चित सक्सेसफुल मुख्यमंत्री एक मनोज तिवारी के लिए इतनी बड़ी बात बोल दे, तो मैं उसी दिन सोच लिया कि ये व्यक्ति कलाकारों का, गेस्ट का कितना सम्मान कर रहे हैं। और उसके बाद में भाजपा ज्वाइन कर लिया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अच्छा, अभी आपने एक सुपरहिट गाना भी बना दिया है, सारा काम संभालते संभालते, इलेक्शन की तैयारी करते करते, जीतते जीतते। कैसे करते हैं आप ये, कैसे कैसे बनाया आपने ये आर्ट? अभी तक उसको अपनी जगह दे रखी है आपने? नहीं, बिल्कुल, हमारा सोर्स ऑफ इनकम हमारा म्यूजिक है, और बहुत अच्छा है ना। हमें रोड में कमीशन मिला कि नहीं, इससे फर्क नहीं है। हमें शराब घोटाला करने की जरूरत नहीं है, हमें नकली दवाइयाँ बिकवाने की जरूरत नहीं है, हमें दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन रोक करके और उसको कहीं और घुमा करके पैसे लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सोर्स ऑफ इनकम मेरा म्यूजिक है। उसी में पार्टी ने कहा कि एक गाना बने, तो कई लोग मिले। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो सबको ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, करना है ऐलान, कूड़े कचरे गंद हटा के बदलो दिल्ली की पहचान। बन गया, लोगों ने बहुत पसंद किया, कमाल हो गया जी। और मुझे लगता है ये गाना एक और सफलता की गारंटी बनेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी दंगों के दाग अब नहीं, जमुना में झाग अब नहीं, पीने को पानी साफ चाहिए, कूड़े के पहाड़ अब नहीं। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं समीक्षा इंडियन एक्सप्रेस के इस फोरम पे, तो मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद 5 साल में गरीब महिला को 2500 रुपये महीना तो मिलेगा, गर्भवती महिला को 21,000 रुपये मिलेगा, हर गरीब महिला परिवार को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, गरीब आदमी को 10 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलेगा, बुजुर्ग किसी भी गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, अमीर हो, गरीब अगर 70 साल प्लस का बुजुर्ग है तो उसको 10 लाख रुपए का इलाज मिलेगा। साथ में हम 5 साल में दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ उसको समाप्त करके और सुंदर पार्क बना के दे देंगे, ये हम दिल्ली से वादा करते हैं। ओके,
ठीक है। टिकट्स पे आते हैं, जो अभी कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं और जिनको टिकट्स मिली हैं, उसमें आपका कितना आप खुश हैं उससे, कितना आपने कंट्रीब्यूट किया? दूसरा एक कि पूर्वांचली वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि दिल्ली में वही हैं जो डिसाइड करेंगे, डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं। तो पर आप कह रही है कि उन्होंने ज़्यादा कैंडिडेट्स उसको मद्देनज़र में रखते हुए उतारे हैं बीजेपी के कंपैरिजन, ये कितना सही है आपके हिसाब से? देखिए, ये तो अपना अपना समीकरण होता है कि कब कौन उस समय किसको देने से जीत सकता है। कभी कभी डिसीजन गलत भी हो जाता है। हम्म, ऐसा नहीं कि हम जब टिकट देते हैं तो सब डिसीजन बिल्कुल सही हो। अभी जो टिकट बटा है वो मैक्सिमम सही है। दो चार ऐसे भी हैं जो डिसीजन मुझे लगता है कि इसमें और अच्छा हो सकता था और अच्छा सिलेक्शन हो सकता था। कोई बात नहीं, टिकट एक व्यक्ति के चाहने से नहीं मिलता, बहुत सारी बातें होती हैं और ठीक है, किसी और को भी मिल गया जो हम चाहते हैं या हम समझते हैं कि दिस इज द बेस्ट, तो दूसरे को मिला तो कोई बात नहीं, उसको जिताएंगे। जिसको नहीं मिला, अभी बोले ना नाराज लोगों को समझाना, उसको समझाएंगे, चल भाई पार्टी इस समय देख रही है, अगर तुमको नहीं मिला तो भी किसी न किसी को तो मिला। अब पार्टी में यह है कि जीतना सबसे जरूरी है। भाजपा की सरकार हो, इससे अनुसूचित जाति के छात्रों को 1,000 रुपए का स्टिपेंड मिलेगा। कोई कंपटीशन की तैयारी करने जाए तो 15,000 रुपया एक साथ मिलेगा। बिजली पानी बस का जो भी फायदा मिलता होगा वो मिलता ही रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा से 300 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, वो उसके लिए हम लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए जीतना बहुत आवश्यक है। तो हमारा फोकस इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बीजेपी केजरीवाल और आपको बोलती है कि वो फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, लेकिन वो भी तो अब यही करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ, सेम चीज़ वो भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी वही कर रही है, पर कहाँ ये डिफरेंस कहाँ आ रहा है? सेम ही स्ट्रैटेजी है फिर तो। एक तो मैं मीडिया से कहना चाहता हूं, इंडियन एक्सप्रेस के फोरम पे और लोग भी सुने, हम कभी ये नहीं कहते चीज है। रेवड़ी बांटना गलत है। रेवड़ी बांटना एक फ्रेज है और रेवड़ी बांटने का मतलब कि आपने कहा कुछ और किया कुछ और, आपने जो कहा वो नहीं किया, दैट इज रेवड़ी बांटना। फ्री के लिए हम कभी विरोध नहीं करते। इफ यू कैन प्लीज गो अहेड। हम तो पहले से जितना फ्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया इस देश को, इस देश में 2014 के बाद 5 लाख रुपए का गरीब को इलाज फ्री मिलने लगा। जो राशन से अनाज आता था वो फ्री मिलने लगा, अभी 5 साल और मिलेगा। हम जीरो बैंक बैलेंस पर भी अकाउंट खोलने लगे, 55 करोड़ का खोल दिए। फ्री हमने घर दे दिया, आवास फ्री में। हमने फ्री में लोगों के शौचालय बना के दिए, क्योंकि ये समीक्षा, ये बहुत बेसिक नीड थी। इसलिए हमने फ्री कह के किसी को नहीं ताना मारा। हमने ये जरूर कहा रेवड़ी बांट रहे हैं कि पानी माफ बिजली हाफ, तो पूरी दिल्ली समझ गई कि भाई सबका पानी फ्री में होगा। अब आज किसका पानी फ्री में है? बाद में कहते नहीं 20,000 लीटर पानी फ्री, पूरा बिजली नहीं 200 यूनिट बिजली इतनी फ्री। हम तो आज भी जब कह रहे हैं कि हम महिला को 2,500 रुपया महीना महिला समृद्धि देंगे, तो उसमें लिखते हैं गरीब महिला को जिसका सालाना 8 लाख रुपया से इनकम कम है। वी आर कैटेगराइजिंग, वो कैटेगरी बताते ही नहीं है। ये वो जो कर रहे हैं वो रेवड़ी बांटना है। बोल देंगे कि हम तीर्थ यात्रा कराएंगे बुजुर्गों को, और बुजुर्गों का पेंशन ही मार दिया, तो पेंशन तो साल भर का 30,000 होगा, और आपने तीर्थ यात्रा कराया तो 1,500 रुपए का खर्चा आया।
तो आप 30,000 छीन के 1,500 रुपया दे दिए। दिस इज रेवड़ी, रेवड़ी बांटना। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और वही कहती है जो कर सकती है। वैसे तो इलेक्शन में आप लोग की लड़ाई चल रही है, लेकिन बैक सीट पर केजरीवाल जी से आपका कोई इंटरेक्शन कभी हुआ हो? नहीं, इधर तो नहीं हुआ, लेकिन पहले हुआ है। मैं एक बार उनके घर गया था शिष्टमंडल लेके, शायद इंडियन एक्सप्रेस में उसकी खबर भी होगी। अब गए थे हम लोग शिष्टमंडल से मिलने, वो 250 आदमी बिठा के रखे थे, और हम लोगों पे अटैक हो गया उनके सीएम आवास में। तो जैसा संस्कार, उनकी जैसी बुद्धि, इसीलिए तो हमको पता चला जब वो, हम 21 लोग गए थे, समय लेके गए थे। जब हम लोगों पे 250 आदमी बुला के अटैक करा सकते हैं, तो स्वाति मालीवाल किस खेत की मूली है। आखिरी सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि क्रिकेट का बहुत शौक रखते हैं आप, कहाँ से आया ये? देखो, स्पोर्ट्स बहुत तरह के बैड हैबिट्स को रोकता है। जब आपको जीतने की ललक लगती है ना, तो उसके लिए फिट रहना, स्पोर्ट्स में फिट रहना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरी स्पोर्ट्स में जीतने की ललक रहे, ताकि मैं फिट रहूं। मैं अभी, लोग तो 35 साल में बड़े बड़े लोग रिटायर हो जाते हैं, 35 साल का 30 साल के बाद खेलते नहीं। मैं 53 में भी खेल रहा हूँ। 9 फरवरी को हमारा मैच है मनोज तिवारी वर्सेस सलमान खान, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, अरुण जेटली स्टेडियम में। सलमान खान के साथ? यस, एक तरफ सलमान भाई की टीम, एक तरफ मनोज तिवारी की टीम। कौन जीतेगा? और हम जीतेंगे हम जीतेंगे। हमारी टीम का नाम है भोजपुरी दबंग्स। ओह। हाँ, उनकी टीम का नाम है मुंबई हीरोज। आओ सलमान भाई, फरियाल आ जाइए। Thank you, Manoj ji. Thank you so much for giving us Thank you time. so much.